अच्छा देखो, अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना था, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन होमवर्क था 1 2 3 4 एंड उसके बाद कंपाइलर करना स्टार्ट किया था जहाँ पे 10 क्वेश्चन था। पहले डिस्कस करता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कहाँ पे किसको प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम था, ठीक है। चलो फिर से एक बार अपन कर लेते हैं, जिसका हो गया वो आराम से फिर से सुन लेना और जिसका नहीं हुआ वो मेरे साथ में करो। बस फोकस हमेशा रिक्वायरमेंट पार्ट पे होना चाहिए। रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है एक तो तुम लोग को, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ एक्स। ये दो बनाना है। और एक्स कौन है पहले ये पता कर लेता है, एक्स कंसाइनर है या कंसाइनी। एक्स कंसाइनर है अपना इस क्वेश्चन में। एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर ऑफ क्लोथ और नीचे लिखा हुआ है were sent on consignment to Y of Agra, यानी दिल्ली वाला कौन है? कंसाइनर है। He is the real owner of the goods and Y वाला कंसाइनी है जो हमारे बिहाफ में आगरा में गुड्स सेल करेगा, ठीक है। अपने को दो चीज बनाना है, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो देखो दोनों का फॉर्मेट बना लेते हैं अपन। इन द बुक्स ऑफ एक्स, एग्जाम में भी आपका हैबिट होना चाहिए, जिसका बुक्स आप बना रहे हो उसका लिख दो कि किसका बुक्स में आप क्या करने वाले हो। कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट, ये कंसाइनमेंट किसका अकाउंट है? वाई का अकाउंट है, अपन बना रहे हैं। किसमें? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। एक बनाना है अपने को कंसाइनमेंट अकाउंट और एक बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम इधर लिख देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, हेडिंग एक साथ हो सकता है, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बोला, जैसा क्वेश्चन देखो, बड़ा क्वेश्चन या टफ चैप्टर कोई भी हो, हमेशा क्वेश्चन के फ्लो के साथ जाना चाहिए। यदि आप सोचेगा, यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन टफ है या चैप्टर टफ है या क्वेश्चन बहुत बड़ा है, उस कंडीशन में आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर अगेन सॉल्विंग करने जाओगे, आपको बहुत टाइम जाएगा। इट्स बेटर इफ आपको टॉपिक का क्लैरिटी है तो आप क्या करो, क्वेश्चन जैसा जैसा बोलता है बस वैसा वैसा अकाउंटिंग करते जाओ, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर ₹2 लाख। 2 लाख रुपए का गुड्स उसने पहले परचेज किया है। तो जब भी परचेज करेंगे तो वो तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। टू परचेज अकाउंट, 2 लाख रुपए का गुड्स हमने परचेज किया। सो कैन वी फाइंड आउट द कॉस्ट पर मीटर? कितना था? 20 रुपए पर मीटर का कपड़ा है क्या? 10,000 मीटर हमने खरीदा, 20 रुपए पर मीटर करके, तो मेरा कॉस्ट कितना आ गया? 2 लाख रुपीस। आगे उसमें क्या बोला? 5,000 meters were sent on consignment to Y of Agra at the selling price of ₹30 per meter. At the selling price of ₹30 per meter. हेलो, तो जब गुड सेंड करेगा तो अपना अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है? कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आ जाएगा अपना टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। किस पे? तुमने इनवॉइस प्राइस पे भेजा तो इनवॉइस प्राइस पे ही अकाउंटिंग करना पड़ेगा।
नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि एग्जामिनर फिर आपसे लोडिंग का कंसेप्ट जानना चाहता है, आपने तो उड़ा ही दिया। 5000 मीटर एट द रेट 30 1,50,000। अब इसका लोडिंग अपन ऑपोजिट साइड में लिख देगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लोडिंग वाला पार्ट है ये, तो वो कितना होगा 5000 इंटू 10, क्योंकि 20 रुपी पर मीटर का क्लोथ था और हम 30 रुपीज में सेंड कर रहे हैं, तो 10 रुपीज इज अवर प्रॉफिट। तो 5000 इंटू 10 बोले तो 50,000 का लोडिंग। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन खोल ही लेते हैं ना। सिमिलरली अपना ट्रेडिंग अकाउंट से गुड्स जा रहा है, सेल्स नहीं है बट हमारा कंसाइनी के पास तो जा रहा है ना, तो अपन इधर क्या लिखेगा, बाय कंसाइनमेंट टू वाई, या फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब बताओ ये वाला इनवॉइस प्राइस पे आएगा या कॉस्ट प्राइस पे? ये हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा, ये ध्यान रखना। कितना मीटर सेंड किया था हमने और उसका वैल्यू 20 रुपीज, तो ट्रेडिंग अकाउंट से तो क्लोज होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। एक अकाउंटिंग एंट्री किया था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्लोज करने का, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये वो क्लोजिंग एंट्री है, तो उसका पोस्टिंग मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो आएगा, बट इट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। चलो ये नहीं समझ में आया तो मैं तुमको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना के बता दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू कैसे आया। कोई बात नहीं, इसको लिख के रख लो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी अपन एक एड ऑन बना लेगा। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में, क्या गया क्वेश्चन, X paid ₹5,000 for freight and ₹500 for packing etc. X ने पेमेंट किया है, तो ये तो सारा कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा या कंसाइन नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा। टू बैंक X के बुक्स में क्या X आएगा? ये तो कंसाइनर का एक्सपेंसेस है। क्या क्या पे किया उसने? freight 5,000 and then packing क्या इसका इम्पैक्ट ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आएगा क्या? नहीं आएगा। एक्सपेंसेस एक बार आ गया बस आ गया, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट से तो उसका नेट प्रॉफिट और लॉस का इम्पैक्ट जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Y sold 4,000 meters at ₹40 per meter। Y ने सेल किया तो हम लोग क्या करेगा, Y से पैसा लेना है, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय Y, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख देगा, सेल्स कितना 4,000 इंटू 40 यानी 1,60,000। ये उससे पैसा हमें लेना है, Y डेबिट टू कंसाइनमेंट टू Y, देन इनकर 2,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये तो Y का खर्चा है, Y को हमें पे करना पड़ेगा। टू Y क्या किया उसने, सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000 एंड और क्या क्या किया, 5% on total sales proceeds plus a further 20% on any surplus price realized over ₹30 per meter, यानी डेल क्रेडिटर कमीशन भी है, उसके पास एक है ऑर्डिनरी कमीशन, सॉरी ओवर आईडी। ऑर्डिनरी कमीशन कितना है, सेल प्रोसीड्स का
5%, तो मेरा सेल प्रोसीड्स कितना है 1,60,000, उसका 5% कितना होगा, और एक मिलना है उसको, यहाँ दिखा देता हूं मैं 1,60,000 का 5%, और एक है ओवरराइडिंग कमीशन कितना है ओवर एंड अबव द सेलिंग प्राइस। तो 30 रुपए का इनवॉइस प्राइस था और उसने सेल किया 40 रुपीज में, तो 10 रुपीज पर मीटर एक्स्ट्रा में सेल किया, उसके ऊपर भी उसको कमीशन मिलेगा। तो कितना था 4,000 इंटू 10 बोले तो 40,000, उसका 20% कमीशन भी मिलेगा उसको, तो 8,000 और मिलेगा। और कुछ मिलना है क्या, बस तो इतना ही टोटल मिलना है उसको 18,000। हाँ लिख सकते हैं, हाँ वर्किंग नोट दिखा के एकदम करेक्ट, आप कर सकते हो। हाँ कमीशन बोल के वर्किंग नोट का रेफरेंस उसमें नीचे वर्किंग नोट में अपन अलग अलग दिखाएगा ना, एक ऑर्डिनरी कमीशन और एक ओवरराइडिंग कमीशन। आगे क्या बोला 3,000 meters were sold at Delhi at ₹30 per meter, ठीक है, लेस ₹3,000 for expenses and commission। अब देखो नॉर्मली जो रियल ऑनर है उसने अपने दिल्ली में भी सेल किया, तो वो सेल किया तो वो बेसिक सेल्स का एंट्री है, तो वो कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। बाई सेल्स अकाउंट 3,000 मीटर उसने सेल कर दिया एट द रेट 30, तो कितना 90,000। ट्रेडिंग अकाउंट में सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आता, ये ध्यान रखना। अब देखो टोटल उसने 10,000 मीटर क्या किया था परचेज किया था, उसमें से 5,000 को सेंड कर दिया, बचा 5,000, उसमें से 3,000 उसने सेल कर दिया, तो उसके पास कितना बचना चाहिए 2,000 मीटर उसके क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 2,000 इंटू 20, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे होता है हमेशा, ठीक है, तो ये आएगा 40,000। लेकिन ये तो क्या है सुनो, ये है मेरा कॉस्ट कितना है 40,000, मार्केट वैल्यू, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू उससे 10% रिड्यूस हो चुका है, यानी फ्यूचर में मेरा 10% कम में सेल होगा। एंड प्रूडेंस क्या बोलता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, फ्यूचर में मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना होगा 36,000। तो अपने को क्या लेना है विच एवर इज लोअर, दिखाएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने जो गुड्स परचेज किया था उसका वैल्यू क्या था 20 रुपीज पर मीटर था, अब 10,000 मीटर में 5,000 मीटर तो कंसाइनमेंट में चला गया, 3,000 मीटर बेच दिया आपने, तो आपके पास बचा कितना होगा 2,000 मीटर ऑफ द वैल्यू 20 पर मीटर, तो 2,000 इंटू 20 40,000 का कॉस्ट है। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मार्केट वैल्यू 10% कम हो चुका है, तो योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन द नेक्स्ट ईयर विल बी 36,000। सो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो हम लोग किस पे दिखाएगा 36,000 पे क्लोजिंग स्टॉक, हाँ विच एवर इज लोअर, ऐसे लिखा मैं शॉर्टकट में। कौन सा वो फ्रेट कंसाइनमेंट का है, और वहां से सिर्फ हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस लेके आएगा। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, तो ये गुड्स तो गया ना मेरा घर पे, मेरा एक बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें मैंने इनफ्लो दिखाया 10,000 का, यदि मैं सिर्फ सेल्स दिखाऊंगा 3,000 मीटर का, इसका मतलब मेरे पास 7,000 गुड्स होना चाहिए ना मीटर। हाँ वो दिखाना पड़ेगा ना डबल एंट्री के लिए, वहां से जो प्रॉफिट है वो, हाँ वहां से जो प्रॉफिट है वो अपना यहाँ आ जाएगा, हाँ खर्चा जो बैंक से चला गया। तो अब देखो अपने पास क्या जीपी निकल जाएगा, जीपी कितना आ रहा है to gross profit balancing figure
यस, सेल करने के लिए एक्सपेंस हुआ है वो। ये तो कंसाइनमेंट का जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो इसका पीएल में आएगा। यस, पीएल में आएगा, बिकॉज उस कंसाइनमेंट अकाउंट में अपन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कंसीडर करते हैं, तो दैट इज द नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आने वाला है उसमें से। सेल करने के लिए किया है ना, परचेज करने के टाइम थोड़ी बोला। सेल करने के लिए कोई भी एक्सपेंस होता है देन इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तब आता ट्रेडिंग अकाउंट। टू एक्सपेंसेस ऑन एक्सपेंसेस एंड कमीशन 3000 आ गया। बेसिक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। अब देखो मेरे पास कंसाइनमेंट अकाउंट बंद नहीं हुआ अभी तक। क्या चीज? यही तो था, उसमें क्या लिखा हुआ था, नाम क्या था क्वेश्चन में? आप वो ही तो बोल रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ लिखा मैंने? टोटल मार दिया, उसके बाद तो मेरा पीएल स्टार्ट हो गया ना। जागो मोहन प्यारे, कान्हा जी अब धरती पे आ चुके हैं, अब सद्बुद्धि को लौटाओ वापस। बहुत माखन चुरा लिया आपने। ठीक है यहाँ तक। अब कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं अपन। कंसाइनमेंट अकाउंट देखो क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट में बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, पहले तो कॉस्ट बताओ कितना आ रहा है। यस, देखो अब इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा मुझे, ऑप्शन नहीं है। कुछ समझ में आया? 10%। 1000 मीटर रहा होगा। हाँ, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वाला कहानी आ जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि हर जगह क्लोजिंग स्टॉक तो वैसे ही होता है ना AS2 के अकॉर्डिंग। तब देखो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनमेंट, ये तो पहले इनवॉइस प्राइस में बनेगा। कितना हो गया? 1000 इंटू 30,000 उसी पे सेंड किया था, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस था मेरा 5500 एंड दैट वाज फॉर 5000 मीटर्स। तो पर मीटर कॉस्ट निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, कितना आ गया? तो टोटल कॉस्ट एट टोटल वैल्यू एट इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 31,100। इसमें से स्टॉक रिजर्व क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। स्टॉक रिजर्व कितना? 1000 मीटर, 10 रुपए का प्रॉफिट था, 20 रुपए का कॉस्टिंग का सामान हमने 30 रुपीज में सेंड किया था, तो 10 रुपीज पर मीटर अपना प्रॉफिट। तो 10,000 का तो क्या हो गया, हट जाएगा। क्लियर है? ये तो स्टॉक रिजर्व है अपना। अब आगे क्या बात करना है अपने को? वैल्यू ऑफ स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, यहां तक क्लियर है? वर्किंग नोट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक lying with consignment, हाँ, तो मेरा इनवॉइस प्राइस पे जो उसके पास पड़ा उसका वैल्यू है 31,100,
लेकिन कितना परसेंट कम हो गया? 10% बोले तो कितना? 3110। एनआरबी कितना होगा? 31,100 का वैल्यू है, इसमें माइनस 10%। 10,000 क्यों करेगा? वो तो स्टॉक रिजर्व ऑपोजिट साइड में आता है। जब इनवॉइस प्राइस पे सेंड करेगा तो सारा कैलकुलेशन तो इनवॉइस प्राइस पे होगा। कंसाइनी के लिए तो ये इनवॉइस प्राइस ही तो कॉस्ट है। कंसाइनी के लिए तो इनवॉइस प्राइस ही कॉस्ट है ना। हमें पता है इसमें प्रॉफिट है, बट जब हम कंसाइनी का अकाउंट बना रहे हैं उसके लिए तो यही कॉस्ट है। अब फ्यूचर में जब ये इसको सेल करेगा ना, इट विल बी सोल्ड एट ए लेसर देन 10%। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू नेक्स्ट ईयर कितना होगा इसका? 27। तुम लोग चलो, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नॉर्मल कॉस्ट कितना? 31,100 माइनस 10,000, ये कॉस्ट है कितना? 21,100, ये कॉस्ट है। अब इसमें कितना रिडक्शन होगा? -10%। क्या बोल रहे हो? कोई अलग बोल रहा है, कोई कुछ मेरा कैलसी निकालेगा। ये 18 समथिंग बोल रहे हो। 10% माइनस करना है डायरेक्ट। 18,990, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, सुनो, फिर से बता रहा हूँ। स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस कितना है? सिर्फ मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस छोड़ दो एक बार। वो कितना है? 1,000 इंटू 30, 30,000 रुपए। क्लियर है? अब ये तो मेरा क्रेडिट साइड में आएगा ही आएगा। अब इसके अंदर में दो चीज है, एक है मेरा कॉस्ट और एक है मेरा प्रॉफिट एलिमेंट। प्रॉफिट एलिमेंट कितना? 1000 मीटर इंटू 10 रुपए तो मेरा प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस कितना? 20,000 का कॉस्ट, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो नॉर्मल, बिकॉज एक्सपेंसेस आर ऑलवेज एट कॉस्ट। एक्सपेंस में कोई प्रॉफिट एडेड नहीं होता है। तो मेरा टोटल कॉस्ट हो गया 21,100। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? इससे लेसर देन 10%। तो 21,100 में से 10% माइनस कर दो। 21,100 माइनस 21,100 का 10% कितना? कितना? 18,990, राइट। तो हम लोग को क्या लेना है? कॉस्ट और एनआरवी, whichever is lower, AS2 यही बताता है। तो whichever is lower is 18,990, but this is the cost price। जब गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पे सेंड करता है तो उसका क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस वैल्यू पे दिखेगा? एट इनवॉइस प्राइस। नोट लिखा था हमने, ऑलवेज एट इनवॉइस प्राइस। तो इसमें कॉल ये हो गया मेरा एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स। इसमें वापस क्या करो, इस वैल्यू पे मेरा स्टॉक आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। तो फिर वो स्टॉक रिजर्व हमेशा माइनस करना पड़ेगा। हाँ, स्टॉक रिजर्व तो दिखाना ही पड़ेगा। ये स्टॉक रिजर्व तो सेम ही रहेगा ना, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन तो उतने भी भेजा था उसने। तो अब देखो प्रेजेंटेशन कैसे होगा। यहाँ अपन लिखेगा 28,990
इधर आ जाएगा 2 स्टॉक रिजर्व 10,000 नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, क्या निकलेगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू PNL अब यही चीज आपका कहाँ चला जाएगा? PL अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट टू Y 55 490 एंड इधर आ जाएगा 70 इसमें अच्छा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये क्लोजिंग स्टॉक वाला था। I think this will be the best way for understanding जो नीचे बनाया। Yes, because हमें तो कंपैरिजन क्या करना होता है, कॉस्ट और NRV whichever is lower, इनवॉइस प्राइस और NRV whichever is lower नहीं है। AS में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट और NRV whichever is lower। तो पहले कॉस्ट एलिमेंट निकाल लिया हमने, फिर उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कंपेयर किया, तो हमने वही वैल्यू कंसीडर किया। हाँ हाँ निकालना, क्योंकि देखो तुम यदि अरे तुम डायरेक्ट 31,100 से कम कर देता तो 10%। हाँ तो तुम 10,000 माइनस करेगा, तुम्हारा वैल्यू ऑफ स्टॉक एट इनवॉइस में 31,100, उसमें से 10,000 माइनस किया 21,100। हाँ उसमें से 10%। हाँ वही तो किया था यहाँ तो वही किया था। कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। हाँ वो ये मिस्टेक एक नॉर्मल मिस्टेक है, इट्स अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू। कॉस्ट और NRV सबको पता है, लेकिन कितना कॉम्प्लिकेशन से कैलकुलेट करना था इसके अंदर। इसके अंदर पहले कॉस्ट पार्ट अलग करना था, स्टॉक रिजर्व को अलग करना था, फिर उस कॉस्ट को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना था, एंड वापस अगेन स्टॉक रिजर्व ऐड करना था। क्यों ऐड करना था? बिकॉज हम लोग को इनवॉइस प्राइस पे ही शो करना होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में, व्हेनेवर द गुड्स इज सेल्ड एट इनवॉइस प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा इनवॉइस प्राइस पे ही आएगा। सो दिस इज वन ऑफ द गुड पॉइंट। हाँ प्रॉफिट तो उतना ही होगा। आप क्लियर है? हुकूमत क्लियर है? दिव्या तुम्हारा कोई डाउट? हो गया था कि कभी कभी कुछ भी लॉजिक लगा के तो नहीं समझ लेता है आंसर देख के। हाँ अरे कभी कभी समटाइम आंसर होता है ना कुछ तरीके से ब्रेन फिर वो कुछ भी कैलकुलेट कर लेता है। हाँ स्टॉक रिजर्व तो नॉर्मल जितना मीटर भेजा था और उसमें पर मीटर कितना प्रॉफिट था, 10 रुपीज करके प्रॉफिट था ना। ये तो 1000 इंटू 10 करके ही किया था मैंने। आई होप नंबर 1 क्लियर है। अब नंबर 1 में अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। ट्रेडिंग एंड PNL अकाउंट, उसमें नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, इतना ही कहीं नहीं होता है। मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो यहाँ पे उसने सबसे पहले परचेज किया,
तो डेबिट साइड में परचेज आ गया, ओपनिंग स्टॉक पहले से कुछ था नहीं, एंड उस गुड्स को परचेज करने के लिए उसका कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ। गुड्स सेंड करने के लिए एक्सपेंस हुआ था, बट वो तो कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा। फिर उसमें से उसने कुछ गुड्स कंसाइनमेंट में भेज दिया, तो एट कॉस्ट प्राइस हमने वो माइनस कर दिया, एंड देन क्रेडिट साइड में उसने जितना भी सेल किया वो हमने सेल कर दिया। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिखाना था, तो जितना मीटर अब उसके पास पड़ा है फिजिकली वही उसका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। उसको हमने एट कॉस्ट भी कंपेयर किया, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे शो किया। तो उतना ही था मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। उसमें जो क्वेश्चन में एक्सपेंस लिखा हुआ है ना, वो एक्सपेंस तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एंड ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने ऊपर में हेडिंग दिया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, दोनों को साथ में कर सकते हैं, दिखा रहे। अभी भी नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है तो बता दो। सीता गीता, डाउट नंबर 1 किया ही नहीं, और आओ लेट। एग्जाम हॉल में 20 मिनट लेट घुसना, लेट से आया तो पेपर खत्म नहीं हुआ। चलो बाई चांस घुसने भी दे दिया, पैनिक से ही खत्म। क्या लिखे, कहाँ से लिखे, कहाँ से शुरू करे, फिर गया 15 मिनट। लगता है एक बार लेट जाके देखो पेपर हॉल में, तुम ऑलरेडी पैनिक बटन तुम्हारा ऑन है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, हम कैसे खत्म करेगा, प्लान बी सी सब दिमाग से उड़ चुका है। ठीक है, नंबर 1। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2? अरे वो तो बैलेंस, वो तो कंसाइनमेंट अकाउंट से आया है। बिजनेस में हमने सिर्फ जो गुड सेल किया उससे थोड़ी प्रॉफिट हुआ है, हमारे जो कंसाइनी ने भी जो सेल किया उससे भी तो प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट भी शो करना पड़ेगा कितना प्रॉफिट हुआ है। हाँ, नंबर 2 पे चले। डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा एज इट सेलिंग एजेंट। तो डी है मेरा कौन, और ए हो गया कंसाइनी। रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है? शो बाय मींस ऑफ लेजर अकाउंट हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ। तो कंसाइनी का बुक्स बनाना है, कंसाइनर का बुक्स नहीं बनाना है अपने को, ठीक है। तो कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको सब कुछ, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी विद ए टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी एट कॉस्ट। क्लोजिंग इन्वेंटरी विद ए, बस इतना ही मेरा रिक्वायरमेंट पार्ट है। एक तो बुक्स ऑफ ए में डी का अकाउंट बनाना है, ए के बुक्स में कैसे कैसे क्या क्या अकाउंटिंग होगा वो बताना है, ए इज अवर कंसाइनी, देन क्लोजिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट करना है, डी अपने बुक्स में एट कॉस्ट कैसे शो करेगा, इतना ही है। देखो क्या बोला, goods to be sold at invoice price or over. D of Delhi appointed A of Agra as its selling agent on the following terms. Goods to be sold at invoice price or over, यानी goods कैसे भेज रहा है वो,
एट इनवॉइस प्राइस, या तो इनवॉइस प्राइस पे सेल करेगा या फिर उससे ज्यादा वैल्यू में सेल करो, बट उससे नीचे वैल्यू में सेल करने का पावर नहीं है कंसाइनी के पास में। द प्रिंसिपल टू ड्रॉ ऑन द एजेंट अ 30-day बिल फॉर 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, बोलता है जितना गुड्स वो भेजेगा ना उसके ऊपर प्रिंसिपल कौन हो गया, कंसाइनर। कंसाइनर एक बिल लिखेगा कंसाइनी के लिए, तो कंसाइनी उसको एक्सेप्ट करेगा, तो कंसाइनी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, वो अपने बुक्स में यही एंट्री करेगा 80% of the invoice price. On 1st of February 2020, 1000 cycles were consigned to A, each cycle costing rupees 640, including freight and invoiced at 800. इसमें freight already direct expenses include है, invoice price है आपका 800 रुपए, 800 रुपए में भेजा गया है, तो बताओ क्या अकाउंटिंग एंट्री किया होगा उसने। कंसाइनी क्या अकाउंटिंग एंट्री करता है जब उसके पास गुड्स पहुंचता है, तो बताओ। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कुछ करता ही नहीं, क्योंकि गुड्स आने के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो अपने और कंसाइनर के बीच में जो पैसे का लेन देन है ना उसका हिसाब रखना है। गुड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कंसाइनर की। ऑनर कौन, कंसाइनर। भेज कौन रहा, तो अकाउंटिंग भी कौन करेगा, कंसाइनी को उससे कोई लेना देना नहीं। और हमें तो बनाना भी क्या है, कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट बनाना है, गुड्स का अकाउंट नहीं बनाना है। क्या चीज, हाँ, इन शॉर्ट हम लोग को अकाउंट सेल ही बनाना है। अकाउंट सेल उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है। तो कंसाइनी की बुक्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, इन द बुक्स ऑफ ए हमें डी का अकाउंट बनाना है, लिखा ना रिक्वायरमेंट पार्ट, फिर से देखो। शो बाय मींस ऑफ लेजर अकाउंट हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए, और ए कौन है, तो कंसाइनी के बुक्स में आप कैसे इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे वो आपको शो करना है। वो तो सिर्फ एक अकाउंट सेल बनाता है, अकाउंट सेल का मतलब अपने बुक्स में सिर्फ डी का अकाउंट बनाता है, तो उतना ही बनाएगा वो। तो गुड्स भेजने का कोई एंट्री नहीं होगा, लेकिन 1st of February को ही उसने क्या किया था, 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस के लिए एक बिल लिखा था और कंसाइनी ने एक्सेप्ट किया था, तो कंसाइनी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ डेट्स बहुत जरूरी है, 1st of February 2020 टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने रुपीस का बिल्स होगा, 1000 इंटू 800 बोले तो 8 लाख, 8 लाख का 80%, 6,40,000। सिमिलरली अकाउंटिंग एंट्री क्या किया कंसाइनी ने अपने बुक्स में, डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय डी अकाउंट। नेसेसरी लेजर अकाउंट बोला था ना, तो जो जो अकाउंटिंग एंट्री कंसाइनी करेगा उसका डबल इंपैक्ट तो होगा। यहाँ पे हमने डी का अकाउंट भी बना लिया और बिल्स पेबल, ये नहीं भी बनाओगे तो चलेगा एग्जाम में आपको पूरा, हाँ सिर्फ एग्जाम में आप डी का अकाउंट बना के आओगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन दिखा के आओगे, हो जाएगा, पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई गलत नहीं होगा। कितने नंबर ऑफ साइकिल्स भेजा, इनवॉइस प्राइस कितना, तो 1000 इंटू 800, 8 लाख, दिस इज द टोटल इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का 80%, तो 8 लाख का 80% कितना, 6,40,000, इतने का बिल हो गया। आगे जाके क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
before 31st March 20 when the principal's books are closed, A made his acceptance on the due date. तो due date कब होगा? 4th of March. ठीक है? Why it is 4th of March? Why not 3rd of March? इसका तुम लोगों ने बोला 4th of March as due date. 4th March किसी ने ड्यू डेट बोला, किसी का मन में ऐसा आया कि 3rd March होगा. अरे आया तो आया, कोई गलत है तो बड़ा बात नहीं है. 1st of February को बिल लिखा for 30 days. ऐसे मन में आया होगा ना 30 days मतलब 1 month. 3rd March 2020 है 28 2020 यहाँ पे सुनो, पहला बात you will not consider month here. You have to consider days wise. ठीक है? And it is a leap year. 2020 is a leap year. तो यहाँ 29 days होगा फरवरी में. तो 29 days तो फेब का गया और 1 तारीख मार्च का, तो 30 दिन खत्म. Now 3 days grace period. वरना यदि ये मंथ होता ना 1 month, then it would have been 3rd of March. 1 month कब खत्म होगा? पूरा फरवरी गया, तो 1st, 2nd, 3rd ये आपका आता. दिमाग में रखना, ये डेज का क्वेश्चन था, इसीलिए आपका ड्यू डेट जो आया है वो क्या चीज? अच्छा 31 डेज होता तो, और ये 2019 होता तो सुनो 2019 होता. If 1st of February 2019 लिखा होता क्वेश्चन में, ऐसा लिखा होता 1st of February 2019 for 30 days, ड्यू डेट क्या होता? 5th March. Because 2019 में फेब का सिर्फ 28 डेज होता है और तुमको 30 डेज आगे जाना है, यही गलती होता है, इसीलिए मैं बोल रहा था ध्यान रखना. ठीक है? ये एग्जैक्ट मंथ नहीं था. इफ मंथ होता तो क्या होता? तब 4th मार्च ही होता. 1st of February से 1st of March, 1 महीना खत्म, 2nd, 3rd, 4th, 3 days ग्रेस पीरियड. लेकिन सपोज ये ऐसे होता 1st of February 2019 एंड नंबर ऑफ डेज में है, तो आपको एक्चुअल डेज काउंट करना पड़ेगा. और फेब में यहाँ पे सिंस इट इज 2020 29 डेज होता है, एंड यही आपका 2021 या 23 दिया हुआ रहता या 22 दिया हुआ रहता, तो फेब में हम लोग कितना डेज काउंट करता? 28 डेज. अभी तक तो 28 ही हुआ है, मार्च का और 2 दिन लेना होता, 2nd of March, 3rd, 4th, 5th. एंड एग्जाम में आप 4th करके आते, गया आपका 1 से 1.5 मार्क. तो ये थोड़ा सा फोकस करना. ठीक है? काटेगा ही, ड्यू डेट निकालना ही नहीं आता तुम लोग को, क्यों भेजेगा इंटर में? अरे इसमें एक मंथ हाँ, एवरेज ड्यूटी का क्वेश्चन सही करके आपको समझ आ जाएगा. 1 फरवरी से 2020 में एक को नहीं करते. हाँ, एक को क्या चीज कब नहीं गिनता है? एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट में नहीं गिनता है. नॉर्मल बिल के केस में कब ऐसा था? नॉर्मल बिल के केस में कब ऐसा? तो फिर 31st को मैंने एक को गिन 31st को नहीं. क्या नहीं गिन रहा? तो हम तो बोल ही नहीं रहे एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट का बात कर रहे हैं. हम तो नॉर्मल बिल्स का केस बात कर रहे हैं जिसमें ड्यू डेट ऐसे ही निकलता है. बिल्स का केस कैसे 31st जनवरी 30 डेज तो हम 31st जस्ट नहीं गिनता, तो हम एक से गिनता. क्या चीज नहीं? पूरा गिनता हम लोग. 30 दिन पूरा गिनता. तू तो 1 से गिनता है, 31st से गिनता. 31st ही काउंट हो जाता तुम्हारा स्टार्ट ड्यूरेशन. 30 डेज का मतलब एग्जैक्ट 30 डेज काउंट करना है. यहाँ पे 1st of February तो एग्जैक्ट 1st of February से स्टार्ट हो चुका है तुम्हारा. हाँ, उस दिन से ही स्टार्ट हो चुका है. उस दिन वो तुम्हारे दुकान में आया, एक्सेप्टेंस दिया, मतलब साइकिल स्टार्ट. तो 1 मार्च तक तो हो गया, 3 दिन का ग्रेस पीरियड. ठीक है? तो अपना ग्रेस डेज ऐड करने के बाद डेट क्या आएगा? 4th of March. तो 4th of March को कंसाइनी क्या करेगा? पे कर देगा. तो अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगा?
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4th of क्या चीज? मुझे ऐसा डेट कहाँ बोला? प्रिंसिपल का बुक्स क्लोज हो गया। प्रिंसिपल तो कंसाइनर होता है, तो ऐसा तो कहीं रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं कि 31 मार्च तक बुक्स बनाना है। मुझे तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। बिल्स पेबल का पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू बैंक अकाउंट 6,40,000। खत्म ये। ये नहीं बनाने से भी होगा, मैंने क्या बोला? मेरा तो जर्नल एंट्री में आया तो मैंने उसको ही बना दिया, क्योंकि देखो एज ए कंसाइनी मेरी जो लाइबिलिटी में उसका तो अकाउंट बनाऊंगा ना, बट मेरे कोई खर्चे है ही नहीं तो मैं उसका अकाउंट बनाऊंगा ही नहीं। आगे क्या बोला? ए ने कितना बेच दिया? 820 साइकिल्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 930 पर साइकिल। ए जब सेल करेगा तो वो क्या अकाउंटिंग एंट्री करेगा? कंसाइनी जब गुड सेल करेगा अपने बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्री करेगा? सेल करके उसके पास क्या आएगा? पैसा आएगा, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखेगा क्या वो? ये पैसा किसको देना है? कंसाइनर, तो टू कंसाइनर अकाउंट करेगा, यानी टू डीज अकाउंट। तो डी के अकाउंट में क्या आ जाएगा? कैश और बैंक जो भी है, ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं उसने इतना सेल्स किया, कितना? सो कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है? वो तो कंसाइनर बनाता है ना। तो कंसाइनी अपने बुक्स में कंसाइनमेंट का नाम क्यों लिखेगा? एकदम बेसिक एंट्री करेगा ना। उसने सेल किया, पैसा आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये पैसा ना उसके लिए सेल्स है ना, ये पैसा उसके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि इसको ये पैसा किसको देना है? कंसाइनर को देना है। इसलिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। तो कंसाइनर अकाउंट में क्या आ गया? बाय कैश और बैंक। कितने नंबर ऑफ साइकिल सेल किया? 820 इंटू 930, 31 मार्च। जगह ही नहीं छोड़ा। एट 20 इंटू 930। मीना थोड़ी ना है, देना है। मेला थोड़ी ना है। हाँ, पैसा आ गया तो टू डी का मतलब डी को देना है ना ये पैसा, सेल करके गुड्स। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है। सपोज यू आर माई कंसाइनी, हम तुमको गुड्स भेजा, तुम कस्टमर को बेचा, तो बेच के तो पैसा तो पहले तुम्हारे पास ही आएगा ना, और ये पैसा तो तुमको हमको देना है ना। सेल्स का एंट्री तो हम करेगा, तुम क्यों सेल्स लिखेगा? तुम्हारे लिए सेल पता है क्या है? तुम्हारे लिए सेल्स है तुम्हारा सर्विस, तुम्हारे लिए ऑपरेटिंग इनकम है तुम्हारा कमीशन, बाकी थोड़ी ना सेल्स है। तुम्हारे लिए वो गुड्स तुम्हारा थोड़ी ना था कि तुम अपने बिजनेस में उसको सेल्स लिखोगे। तुम्हारे लिए तो कमीशन तुम्हारा सेल्स है। जो सर्विसेज तुम दे रहे हो अपनी, वो तुम्हारे लिए सेल्स होगा। यहां तक किसी को डाउट है क्या? इसमें ऐसा कुछ नहीं आ सकता कि जो अपन सेल वाला जो अमाउंट है उसमें से कमीशन माइनस करके फिर उसको देगा, अगर इसका कंसाइनी का अकाउंट बनाना आ गया। नहीं, कंसाइनी तो पूरा लिखा, पहले ग्रॉस सेल्स लिखेगा, फिर वो कमीशन का ड्यू एंट्री करेगा, बाद में तो प्रॉपर हिसाब मिलेगा ना। यदि वो सेट ऑफ करता रहा, फ्यूचर में झगड़ा हो गया,
मिलाओगे कैसे तुम लोग हिसाब? बिल बाय बिल हिसाब मिलता है ना, तो वो सारा चीज उसको ग्रॉस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ तक हुआ। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The sale expenses being 12,500 and remitted the amount due by means of bank draft. कंसाइनी ने एक खर्चा किया, जब एक्सपेंस किया होगा तो एंट्री क्या किया होगा? डी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि डी से वो पैसा लेना है, इसका खुद का खर्चा तो है नहीं, तो डी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और डी ने उसको क्या किया? पैसा दे दिया। डी ने उसको पैसा दिया, तो डी से पैसा मिल गया, तो हम एंट्री क्या करेंगे? क्या The sale expenses been this and remitted the amount due by means of bank overdraft. क्या मतलब है इसका? ये एक अलग एंट्री है और ये एक अलग स्टेटमेंट है। हाँ, बैलेंस सीडी के बारे में बोल रहे हैं। तो डी ने अपने, ए ने क्या किया? कंसाइनी ने एक्सपेंस किया, तो डी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और ये सारा इंफॉर्मेशन वो कब देगा? 31 मार्च टू कैश। उसने एक्सपेंस किया कितना? फिर उसको कमीशन भी मिलना है डी से, तो डी अकाउंट डेबिट टू कमीशन, डी से लेना है कमीशन, उसके लिए इनकम है तो वो क्रेडिट कर देगा टू कितना? कमीशन के लिए देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, कमीशन का पॉइंट क्या था? 7.5% on the invoice price and 20% of any surplus price, right? Invoice price कितना है मेरा? 800 रुपए। 820 साइकिल्स इंटू 800, इसका तो कितना मिलेगा? 7.5%। ये तो बेसिक नॉर्मल है। उसके बाद में क्या बोला? उससे ज्यादा वैल्यू में, ज्यादा वैल्यू बोले तो कितना वैल्यू था? 130, उसका 20%, 820 आ रहे, 820 बेचा ना। देखो मैं यहाँ शो कर देता हूँ जिसको डाउट है। एक है ऑर्डिनरी, 820 बाईसाइकिल सेल किया, 800 रुपए का इनवॉइस प्राइस था, उस पे 7.5% और एक उसको मिलेगा ओवरराइडिंग। 820 बाईसाइकिल्स एक्स्ट्रा वैल्यू प्रॉफिट अर्न करके दिया 130 रुपीज पर बाईसाइकिल्स। 800 का इनवॉइस प्राइस था सेलिंग प्राइस, और उसने सेल किया 930 रुपीज में, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना? 130। तो उसका हाँ, तो कितना कितना है मेरे को बताना एक बार फिर से। इधर 820 इंटू 800 इंटू 7.5%, 49200, और इसका 320। जी समझ में आया? जी स्क्वायर आरले जी, जी माने जीनियस। गोदी जी स्क्वायर। सेटलमेंट ट्विन, एस से स्वीटी, एस से सेटलमेंट। स्वीटी अपने नाम के मुताबिक काम करती हुए स्वीटनेस के साथ सेटलमेंट। तो कमीशन आया अपना
70520। बाकी रिमेनिंग जो भी पैसा है वो अपन क्या करेगा, रेमिट कर देगा। ए क्या करेगा, डी को दे देगा। तो ये अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, डी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कौन सा लॉस कंसाइनर का है। कंसाइनी क्यों करेगा, कंसाइनी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, डेल क्रेडिटर होता तो यहाँ पे आता उसका। कितना आया बैलेंसिंग फिगर, 30। कंसाइनी के बुक्स में बनाने को बोला है हम लोग को नेसेसरी लेजर। हाँ, उसके लिए प्रॉफिट है 70,520। उसने डी से कमाया है 70,520। क्या आएगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना है ना। क्या चीज, अरे भाई सुनो मेरी बात फिर से सुनो, मेरी बात फिर से सुनो प्लीज, सुनो मेरे को, सुन लो प्लीज। कि बाई चांस गुड्स को कुछ हो जाए, चोरी वोरी हो जाए, तो वो डेल क्रेडिटर नहीं है। डेल क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, बैड डेब्ट्स का रिस्क जब कंसाइनी लेता है, ठीक है। हाँ, डेल क्रेडिटर का ही एग्रीमेंट में कंसाइनर ऐसा लिख दे कि मेरा बैड डेब्ट्स हुआ वो भी तेरा, गुड्स को भी कुछ हुआ वो भी तेरा, तब बात अलग है। वो एग्रीमेंट स्पेसिफिक होना पड़ेगा। वो लॉस वाला होगा तो उसमें, हाँ बैड डेब्ट्स, हाँ वो लॉस वाला जो ऑप्शन इसमें बोल रहे हैं कि कोई भी लॉस होगा तो वो हम करेगा। हाँ, उसमें कमीशन अलग से होता है नहीं, वो नेगोशिएशन, हाँ वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ, हाँ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। कमीशन और वो उस डेल क्रेडिटर में रेट ही वैसा देगा सामने वाला। कंसाइनर ऐसा रेट बोलेगा कमीशन का, जाओ तुमको हम 10% कमीशन देगा। गुड्स को भी कुछ हुआ तो तेरा रिस्क, बैड डेब्ट भी हुआ तो तेरा रिस्क, तेरे को जो भी खर्चा करना है वो भी तुझे ही करना है। वो तो क्वेश्चन में हाँ, सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। इन बिल्ट एजम्पशन आपको कुछ नहीं लेंगे। कमीशन इसलिए दे रहा हूँ ज्यादा क्योंकि तुझे कुछ मेहनत नहीं करनी, मेरा बनाया हुआ ब्रांड है, गुड्स सारा मैं बना रहा हूँ, इन्वेंट्री का स्टॉक तुझे करना नहीं है। तुझे सिर्फ क्या करना है, गुड्स का ऑर्डर लेना है और उसको सेल करना है और पैसा कलेक्ट करके मुझे बेच देना है। तेरा तो इतना ही काम है, वरना तुम्हें इन्वेंट्री रखने के लिए भी तो पैसा चाहिए। अपने बिजनेस में गुड्स बहुत सारा रखने के लिए भी तो मनी ब्लॉक करना होता है ना, वो तो टेंशन ही नहीं है कंसाइनी को। इसलिए एग्रीमेंट्स कुछ भी हो सकता है। अब देखो क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। लेट्स सपोज सेल क्रेडिट कमीशन था और लेट टोटल सेल था और पूरा बैड डेट्स हो गया, तो कमीशन कितना मिलेगा, टोटल सेल मिलेगा बैड डेट्स। तब कंसाइनी अपने बुक्स में क्या करेगा हम बता देते हैं। इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन एंड अ बैड डेब्ट इनकर्स, तब कंसाइनी अपने बुक्स में एंट्री करेगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। पहले तो बैड डेब्ट्स हो गया उसका, बैड डेब्ट्स उसी को बियर करना है, तो वो क्या करेगा अपना इनकम को कम कर लेगा और खर्चा का अकाउंट इनकम से सेट ऑफ कर लेगा। सपोज मुझे कंसाइनी को कंसाइनर से कमीशन मिलना था, तो मैं अपने बुक्स में पहले ड्यू एंट्री करूंगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम। सपोज मुझे 1 लाख रुपए मिलना है, ठीक है। नाउ एक कस्टमर ऐसा है जो पैसा ही नहीं दे रहा, बट दिस वाज माय डेल क्रेडिटर कमीशन। अब वो मुझे पैसा नहीं दे रहा तो लॉस तो मुझे ही बियर करना पड़ेगा ना। कंसाइनर ने सपोज मुझे 1 लाख रुपए दे दिया, बट एक कस्टमर ने तो 20,000 रुपए दिया ही नहीं, एग्जाम्पल 20,000 का बैड डेब्ट्स हो गया, तो मेरा प्रैक्टिकली इनकम कितना हुआ है, 80,000 हुआ है ना। तो हम अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगा पता है, यस कमीशन इनकम
तो मेरा नेट इनकम तो 80,000 ही हुआ ना। हाँ क्या चीज? कमीशन का मैंने इतना काम करके दिया। हाँ उसके लिए कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है कमीशन का 1 लाख, बट कंसाइनर के लिए ये बैड डेब्ट्स का लॉस नहीं है, वरना कंसाइनर के लिए एक्सपेंस कितना होता है 1,20,000। ठीक है, तो कंसाइनर के लिए एक्सपेंस कितना रहा 1 लाख, वेर एज कंसाइनी के लिए इनकम कितना है 80,000, क्योंकि उसका 20,000 का तो पैसा ही डूब गया, आया नहीं, उसने रिस्क लिया था। तो नेट इनकम घर पे कितना आया 80। तो कंसाइनर उसको पे तो पे करेगा 1 लाख, ये तो पूरा पे कर रहा है। तो कंसाइनर तो पूरा तो क्रेडिट तो निकाल रहे हैं कि क्रेडिट का हो। हाँ तो फायदा में तो हुआ। कैसे फायदा में हो? 1 लाख रुपए कंसाइनर से आया, 20,000 रुपए खुद को पॉकेट से भरना पड़ा। हाँ कंसाइनर फायदा में, उसका 20,000 डूबा ही नहीं, उसको तो देना ही पड़ेगा ना पॉकेट से कंसाइनर को। हाँ कंसाइनी को तो देना ही पड़ेगा, तो कंसाइनर फायदे में रहा। यहाँ पे हेडेक दे दिया कंसाइनी को, तो कंसाइनी को जहां इनकम हो सकता था 1 लाख का, उसका नेट इनकम कितना हुआ 80,000। डेल क्रेडिट नहीं होता तो ये वाला एंट्री कंसाइनी करता ही नहीं फिर। तो फिर कंसाइनर एंट्री करता कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, उसका और एक एक्सपेंस हो जाता ना ये। कमीशन 1 लाख ही रहता। कमीशन तो उतना ही बनेगा ना उसका जितना बनना है। कमीशन का नेट इंपैक्ट देखा जाता है तुम्हारा, कि तुम सोचो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में बैड डेब्ट्स दिखा दोगे, डेबिट में सारा एक्सपेंसेस लॉसेज आता है, तो वो तो इंक्रीज हो गया ना, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हुआ कम हो गया। बट अभी मेरे को दिखाने का जरूरत है कि ये बैड डेब्ट्स अपनी बुक्स में, कंसाइनर को जरूरत नहीं है। अब कंसाइनी जब अपना ईयर एंड में इनकम कैलकुलेट करेगा तो वो बोलेगा यार कमाया तो मैंने 1 लाख रुपए, लेकिन 20,000 तो पॉकेट से देना पड़ गया, तो नेट इनकम उसका 80,000। इसीलिए दिस बैड डेब्ट इज एन एक्सपेंस और लॉस फॉर द कंसाइनी इन केस ऑफ डेल क्रेडर कमीशन। तो ये कहानी होता है। तब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्या चीज? करेक्ट। इसने बोला सपोज डेल क्रेडर कमीशन, कंसाइनी ने गुड सेल किया 1 लाख का, उसमें से 20,000 का पैसा नहीं आया, तो कंसाइनी कंसाइनर को कितना देगा? पूरा 1 लाख। पूरा तो गया ना 20,000 एक्स्ट्रा। 20,000 चला भी तो एक्स्ट्रा गया, तो एट द एंड पॉकेट में कितना बचा वही होता है प्रॉफिट लॉस। हाँ 1% या 2% एक्स्ट्रा कमीशन देके मन की इतनी शांति की टेंशन ही नहीं है पैसा डूबने का। रिस्क है, रिस्क है। क्या चीज फिर से बोलना? हम लोग का जो डेल कमीशन है वो सपोज ऐसे बोला 10,000 है, तो 5,000 हाँ तो हम रेडी है देने को एक्स्ट्रा। अरे टेंशन दूर हो रही है ना, वो टेंशन के लिए 2% 3% हम एक्स्ट्रा देने को रेडी है भाई। 100% नुकसान की जगह 3% तुम दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? 97% का तो टेंशन फ्री हो गया तुम। यही तो बिजनेस है। हाँ यही तो बिजनेस है। ये मत सोचो कि ये राम उसको हम फायदा दे रही है, अरे उससे ज्यादा तुम घर में रात को अच्छे से सो रहा है। बिजनेस इज लाइक दैट ओनली। इफ साउंड स्लीप आ रहा है विदाउट टेंशन के, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, लेकिन टेंशन है पैसा डूब जाएगा डूब जाएगा डूब जाएगा, तो वो बिजनेस नहीं है। फिर आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो आपको ही नहीं पता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड हैव अ गुड स्लीप गुड फूड। वो ही नहीं हो रहा है तुमसे, ना तो तुम सो पा रहे हो ना चैन से खा पा रहे हो, जिंदगी में सिर्फ टेंशन है। करता है डेल क्रेडर कमीशन भी यूज करता है। वहां पे कंसाइनी बहुत फूक के कदम रखता है, उसी को गुड सेल करता है जो उसको एकदम ट्रस्ट वर्दी है।
लगता है कि डूबेगा नहीं यहाँ से पैसा, ठीक है। लेकिन जहां डेल ट्रेडर कमीशन नहीं होता ना, कंसाइनी खुल के खेलता है, डूब गया तो अपने को क्या, सबको तो नहीं देता, थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस रहता है, बट स्टिल बहुत ज्यादा गुड सेल करता है। बट डेल ट्रेडर में ऐसा नहीं करता। क्योंकि उसको पता है मेरा पैसा नहीं है। देखो हमें एक चीज बताते हैं, डायमंड मार्केट में क्या होता है। डायमंड मार्केट में एक मैन्युफैक्चरर है, एक डायमंड ज्वेलरी बनाने वाला है, और उसके बीच में होता है डायमंड सेल करने। जो ज्वेलरीज बनाता है ना, उसके पास डायरेक्ट डायमंड नहीं आता, उसके पास एजेंट, मतलब जो बीच में जो छोटे मोटे दलाल होते हैं ना, उन लोग जाते हैं, उन लोग ओवर द डे हर दिन उनको गुड्स दिखाते रहते हैं, ये डायमंड है, ये डायमंड है। वो लंबा चौड़ा नहीं होता, थोड़े थोड़े उन लोग जितना अपना हैसियत होता है उतना खरीदता है, फिर दिखाता रहता है कि सर आपको ये पसंद है, पसंद है, पसंद है। और वो किससे खरीदता है, वो पीछे से खरीदते हैं। सो ये मीडिएटर पर्सन, ठीक है। अब इस मीडिएटर पर्सन ने क्या किया, एक्स पर्सन से लिया डायमंड। सपोज आई एम अ बिग डायमंड मर्चेंट, ठीक है, एंड मेरे को तुम लोग के आसाम के डायमंड में जो डायमंड ज्वेलरी बना रहा है, मैं उसको डायरेक्ट तो बेच नहीं सकता क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ, बिकॉज इट्स यूज वैल्यू। तो मैं अपना एजेंट, तुम मेरी जान पहचान की हो, तुम्हें इसमें बिजनेस करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने कुछ डायमंड्स तुम्हें देता हूँ, जाओ क्लाइंट को दिखाओ, पसंद आया सेल करना, पैसा कलेक्ट करके मुझे दे देना, ठीक है। दे तो रहा हूँ, और ये पूरा बिजनेस एक ट्रस्ट पे चलता है, ठीक है, छोटा छोटा पर्ची पे चलता है, ऐसा कोई पक्का का ट्रांजेक्शन लंबा चौड़ा नहीं होता इसके अंदर। तो एक छोटा सा पैकेट, इतना सा पैकेट होता है जिसके अंदर तो छोटे 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 डायमंड रहेंगे, वो एक छोटा छोटा पैकेट है ना, 10 लाख 20 लाख का पैकेट होता है वो, ठीक है। तुम सेल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और जितना वैल्यू में तुम बेचता है, सोचो 10-10 लाख 20 लाख 30 लाख का वो इतना इतना सा पैकेट है। जब तुम एक डील करके आते हैं तो उसका 2% या 3% तुम्हारा कमीशन फिक्स है, क्लियर है। तो तुम पूरा साल भर ये मतलब साल महीना में तुमने ऐसा 2-3 डील कर लिया, काम खत्म तुम्हारा, तो काम खत्म ना, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन गलती से कोई एक दिन एक पैकेट इधर से उधर हो गया, गुम गया, चोरी हो गया, तुमने जो 2-3 साल 4 साल में कमाया था ना, क्योंकि हम माफ नहीं करेगा, हम तो तुमसे पूरा ही पैसा लेगा जितना का तुमको गुड्स दिया, और सामने वाला तुमको थोड़ी ना कमीशन देगा, वो तो देगा नहीं ना। सो रिस्क, यही तो रिस्क है बिजनेस में, हाँ, क्योंकि एजेंट ने मुझसे गुड्स लिया था, मैंने उसको इस बेसिस पे थोड़ी ना दिया था, मैंने सारा रिस्क रिवार्ड ट्रांसफर करके दिया था। डेल क्रेडर, डायमंड के केस में डेल क्रेडर होता है। डेल क्रेडर के बिना डायमंड वाला कोई काम भी नहीं करेगा ज्वेलरी के केस में। कल को एक पैकेट इधर उधर हो गया, क्या मालिक रहेगा, अपने को क्या, हमको रात को नींद ही नहीं आएगा, इतना बड़ा डायमंड मर्चेंट हो गया, हम रात को सो ही नहीं पा रहे, खाना ही नहीं खा पा रहे। 10 स्टाफ के पास में 50-50 लाख का पैकेट दिया हुआ है, क्या होगा उसका इधर उधर हो गया तो, घर पे कोई चोरी कर लिया तो, हाँ वही, फिर तो हो गया ना काम, हम उसको कहाँ पकड़ता रहेगा। और यदि समझ लो वो आके चोरी हो गया है, इसमें झूठा मूठा का मुक्का उक्का मार के अपने आप को पट्टी वट्टी करके घर से हमारा डकैती हो गया, हम क्या करेगा। रोना धोना नहीं, हमको मेरा पैसा चाहिए बस। हाँ हाँ, इतना यूज अमाउंट होता है, तो ये बहुत बड़ा रिस्की बिजनेस है। इसलिए जो लोग कभी भी देखना, तुम ज्वेलरी मार्केट या कहीं भी बड़ी सिटी में देखना, ऑब्जर्व करना कि जो डायमंड मर्चेंट जितने भी होते हैं ना, अपने साथ कैरी करते हैं, दे डू नॉट कैरी एनी बैग्स एंड ऑल। पकड़ा जाता है क्या, इसी के पास माल है, पीछे ही पड़ जाएगा। उन लोग अपने चेस्ट में सब कुछ कवर करके चलता है, पॉकेट्स रहते हैं उनके, स्पेशल हिडन पॉकेट्स होता है उसी के थ्रू। एंड आंगड़िया दे डू नॉट डील विद द ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। उनका जो 1 सिटी टू 2nd सिटी गुड्स ट्रेवल करता है ना, ट्रांसपोर्ट ही होता है, ये ब्लू डार्ट वो सब यूज नहीं करते उन लोग। आंगड़िया सिस्टम होता है, एक सिक्योर्ड वैन होता है, उसके थ्रू होता है, क्योंकि ये बहुत ह्यूज क्वांटिटी का अमाउंट होता है, तो इसमें मजाक नहीं है। तो ये भी एक तरह से डेल क्रेडर कमीशन वाला ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड उस एजेंट को दिया जाता है, एंड उसी को बेचने के लिए दिया जाता है जिसपे भरोसा है। क्योंकि देखो बिजनेस है, हो भी सकता है गुम जाए, कोई चोरी कर ले, मारेगा तो नहीं ना, मार तो सकते ही नहीं है कि नहीं अब हम किडनी निकाल लेगा तुम्हारा। लेकिन सेटलमेंट तो करना पड़ेगा ना, एट द एंड ऑफ द डे लॉस होगा मुझे, बट इट्स लाइक कि 100 में से 2 केसेस में लॉस हो सकता है, बट 98 केसेस में तो हम थोड़ा सा टेंशन फ्री है ना, कि टेंशन नहीं है कि तुम ही अच्छे से रखेगा उसको। यदि हम तुमको रिस्क नहीं ट्रांसफर करें ना, तुम तो केयर फ्री होके ऐसे वॉलेट में लेके घूम रहे हैं,
ऐसे पॉकेट में डाल दिया, जहां मन तो पैकेट रख दिया, कोई बात नहीं, जाएगा तो मालिक का जाएगा, मेरे को क्या है। तो वैसा नहीं होता। तो वही चीज है डेल क्रेडर कमीशन, ये दिमाग में रखना। हाँ काट लेगा, क्योंकि कमीशन कब मिलता है, जिस टाइम सेल होने के बाद में कंसाइनर के हाथ में पूरा पैसा आ जाता है ना, उसी दिन कंसाइनर कमीशन रिलीज करता है। उससे पहले तुमको 1 रुपए नहीं मिलता। हाँ उसका पैसा से काट लेगा, वो कमीशन देगा ही नहीं। सपोज 10 कस्टमर को सेल किया, 9 कस्टमर्स का पैसा मेरे पास आ चुका है मेरे अकाउंट में, एक कस्टमर का अभी तक नहीं आया ना, तो उस एक कस्टमर का जितना पैसा है, पहले तो हम उसको कमीशन ही रिलीज नहीं करेगा, उसको जो रिमेनिंग 9 कस्टमर था हम उसका पैसा भी उसको नहीं देगा। तो पहले वो पैसा लाके दो, फिर वो डेली फॉलो अप करेगा, उस क्लाइंट के पास जाएगा, सर प्लीज आप पैसा दे दीजिए, पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, हमारा भी पैसा रुका हुआ है, हम घर कैसे चलाएगा, पूरा उसको इमोशनल करेगा। बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, एज ए बिजनेसमैन हम उसको क्यों कमीशन दे, मेरा एक कस्टमर का तो लॉस हो रहा है ना उसका अमाउंट का, तो पहले तुम मुझे वो लाके दो। जब वो पैसा आ जाता है ना, तब उसको पूरा कमीशन रिलीज कर देता है। वरना क्या करता है नॉर्मली, हम उसको भी थोड़ा सा ब्लैकमेल करके उसका भी कमीशन काट देते हैं। हमको तो लॉस बियर करना ही है, लेकिन उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं हमारे ऊपर भी तलवार लटक रहा है, हम उसका भी थोड़ा पैसा डिडक्ट कर लेगा। जो 9 कस्टमर्स का जो कमीशन बनेगा ना, हम उसमें से भी थोड़ा काट लेंगे। तो दिस इज द वे बिजनेस कंटिन्यूस। डेल क्रेडिट तो टेंशन ही नहीं है। हाँ डेल क्रेडिट नहीं हुआ था। वो वाला बिजनेस ठीक है, उसमें सेल जितना होगा अपने पास ही कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विद कंसाइनमेंट। हाँ वो फटाफट फटाफट फटाफट, इसमें कितना देखो, टोटल कितना साइकिल्स भेजा था, 1820 साइकिल्स हमने सेल कर दिया, तो बचेगा कितना, 180 साइकिल्स। आगे क्या बोल रहा है, उसमें से 20 साइकिल अलग है। अब देखो अच्छे से ऑब्जर्व करना, तुम्हारे पास 1000 साइकिल्स था, उसमें से सेल कितना कर दिया, तो स्टॉक में कितना पड़ा है, 180। इस 180 के अंदर में भी फ्रेश माल एक कुछ है, और कुछ सॉफ्ट स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है, दुकान में पड़ा पड़ा थोड़ा सा खराब हो गया, साइकिल जंग लग गया, चेन खराब हो गया, हैंडल्स मुड़ गया, सीट फट गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्क्रैचेस लग गया, तो वो सारा उसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट स्पॉइल्ड। कितना साइकिल फ्रेश है और कितना सॉफ्ट स्पॉइल्ड, 20 साइकिल सॉफ्ट स्पॉइल्ड है। क्लियर है, क्या चीज मिल जाएगा, बच्चा वाला मिल जाएगा, ले लो जब मार्केट में। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 160 साइकिल्स का तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 160 इंटू, ये तो कॉस्ट है, वैल्यू कितना आएगा, मार्केट वैल्यू में कुछ हुआ है क्या, कुछ भी नहीं, तो इसको तो कॉस्ट पे लेगा। इन 20 साइकिल्स का कॉस्ट कितना, पहले तो कॉस्ट बताओ, ये कॉस्ट है, 12,800। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसका तो उतना ही है, इसका तो उतना ही रहेगा, 20 इंटू 320, तो अपने को तो विच एवर इज लोअर लेना है, 1,02,400, 6,400, तो टोटल कितना हो गया, 10, क्यों नहीं दिखा सकता, हाँ टोटल
गुड्स received 1000, उसमें से सेल 820 साइकिल्स, स्टॉक में 180, उसमें से फ्रेश है 160 और सॉफ्ट स्पॉइल्ड है 20। तो फ्रेश का तो कॉस्ट और एनआरवी सेम ही है, तो उसी पे रहेगा। सॉफ्ट स्पॉइल्ड वाले का क्या हो गया, एनआरवी कम हो गया, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लेना है तो वो ले लेगा, तो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक मिल गया। भैया इसमें एनआरवी वाला किसमें? सॉफ्ट स्पॉइल्ड के बारे में बताया ना, तो वो हम लोग एनआरवी नहीं लिए हाँ कर सकते हैं, बट एसेट्स पे कौन सा डेप्रिसिएशन, स्टॉक पे कौन सा डेप्रिसिएशन? 50% फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होता है, वो तो जस्ट बोलने का तरीका है, कम कर दिया वैल्यू। मैंने समझाने के लिए ऐसे किया, बाकी आप आराम से कैसे भी कर सकते। यस 640, हाँ 6400 इज एन हाँ, फिर तो आता ही नहीं, फिर उसका स्टॉक में ही नहीं आता, बचा ही नहीं, वो तो लॉस हो गया मेरा पूरा। इससे कम से कम इतना में तो बिकेगा साइकिल। हाँ बाकी 160 रह जाओ। नंबर 2 में किसी को डाउट? हाँ ठीक है, मंडे मेरा भी नहीं, मैं दोनों में से एक एक चलता रहेगा, ऑल्टरनेट या वैसे करके। ब्रेक क्यों चाहिए? ब्रेक मतलब वैसे फर्स्ट मॉड्यूल का प्रिपरेशन टाइम देगा हम दोनों को 6 दिनों में। 1 और 2 हो गया। नंबर 3 में किसी को डाउट है क्या? सीधा गीता नंबर 3 में डाउट है क्या? नहीं तुमको संध्या नंबर 3 में डाउट नहीं है? आज के बाद से तुम्हारा 10 दिन शुरू है प्रिपरेशन फॉर मॉड्यूल 1। मंडे से हम लोग का शुरू होता है। हाँ मंडे से स्टार्ट कीजिए। नंबर 4 में दिक्कत है ना। नंबर 4 क्या बोला? ए ऑफ आगरा sent on consignment goods valued at 1 lakh to B of Mumbai on 1st of March 19. He incurred the expenditure of 12,000 on freight and insurance. बनाना क्या है? Write up the consignment account, finding out the profit or loss on the consignment, B's account, provision for expense account and bank account in the books of consignor. 4 account बनाना है, recording the transaction up to the receipt and collection of the check. 4 account बनाना है आपको। एक बनाना है क्या? हाँ नंबर 4 क्या क्या बनाना है? अरे भाई लोग प्रोसेस देख लिया करो, फिर है ना रोएगा एग्जाम में टाइम चला गया, ये हो गया वो हो गया। हर चीज इतना क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एक अकाउंट के लिए कितना लेंथ कितना स्पेस चाहिए आपको। कंसाइनमेंट अकाउंट में तो गिनती चुनती के आइटम्स ही आते हैं, तो उसके लिए कितना एरिया चाहिए वो आपको पता होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है।
In the books of A. In the books of A, consignment to B account. एक B का अकाउंट बनाना है और क्या बनाना था? Provision for expense account. लिख सकते हो बट क्वेश्चन में बुक नहीं बोला है, अकाउंट बोला है, ठीक है। चल धन्नो शुरू करें। ए ऑफ आगरा, अच्छा ठीक है, जिसको फॉर्मेट बना रहा है बना लो। हम चारों चीज एक साथ बना लिया, 1 2 3 4। बी का अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। बाकी 3 छोटा छोटा, कंसाइनमेंट बड़ा। क्या बोला? ए ने गुड सेंड किया है 1 लाख रुपए का बी को ऑन 1 मार्च 2019, ठीक है। भेजा तो क्या होगा? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अरे अब अच्छे से देख लो, 1 लाख। अब मेरे को देख लो, 5 मिनट में सारा रिजॉल्व हो जाएगा। 1 लाख, फिर 1 लाख का तो गुड्स सेंड किया, देन कंसाइनर ने एक्सपेंस कितना किया? 12,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो टू बैंक फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना? 12,000। मेंशन करो क्या चीज का है खर्चा। बैंक से तो गया पैसा, क्या चीज का पैसा गया? 5 मिनट। पता नहीं, हमको व्हाट्सएप करो या कुछ मेल करो, तो लैपटॉप से कमांड देगा। फ्रेट एंड इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद में बी का यहाँ ब्रैकेट बैंक अकाउंट में लिख देते हैं अपन क्या? बाय कंसाइनमेंट टू, वो आ जाएगा ना अपने पास में। बाय कंसाइनमेंट टू ऐसे लिख सकता है। क्यों लिखोगे? क्यों लिखोगे? अरे ये अरुण नगर 25 कुछ भी हो उसमें। हाँ, अरे ये एंट्री बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, ये क्लोजिंग एंट्री है। ऑफ एंट्री हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका कुछ नहीं होगा अभी कंसाइनमेंट से रिलेटेड। यहाँ हम कंसाइनमेंट से रिलेटेड बैंक का ट्रांजेक्शन्स का बात कर रहे हैं। वो तो फिर कंसाइनमेंट का एक्सपेंस ही होगा। हाँ, वो कंसाइनमेंट का एक्सपेंस वो सब अलग, सिर्फ कंसाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। एक तो ये हुआ, आगे क्या बोला? कुछ कंसाइनी का खर्चा वर्चा है क्या? क्या है? सारा ओ भाई, वो तो फिर बहुत सारे ट्रांजेक्शन चाहिए तुमको उसका प्रॉपर बैंक अकाउंट बनाने के लिए। यहाँ बैंक अकाउंट फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ कंसाइनर कंसाइनी के बीच का, क्योंकि यदि तुम एक्चुअल बैंक अकाउंट बनाने जाएगा फिर तो और भी ट्रांजेक्शन होंगे ना, कुछ ओपनिंग बैलेंस भी होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी निकलेगा, तो वो सब नहीं है कहानी यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ कंसाइनर और कंसाइनी के बीच का ट्रांजेक्शन। 5% क्या हो गया? गर्मी क्यों लग रहा है? 5% ऑन ग्रॉस सेल्स प्लस ए डेल क्रेडिटर कमीशन ऑफ 3%, ये कमीशन देना है अपने को। B took delivery of the consignment by incurring expense of 3,000 for goods consigned। ये कैसा एक्सपेंस है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? 3,000 का जो एक्सपेंस किया है B ने, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है?
अरे गुड्स को घर तक लाने के लिए खर्चा लग रहा है ये, सो इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। 3000 इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। डिलीवरी लेने के लिए जो टू बी उसको क्या क्या देना है? एक तो कमीशन देना है, एक तुम्हारा और क्या क्या है? क्लियरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, क्लियरिंग एक्सपेंस लगा 3000, सेलिंग एक्सपेंस कितना? कमीशन निकालना होगा। अब कमीशन के लिए क्या बोला था? 5% ऑन ग्रॉस सेल्स। उसने ग्रॉस सेल्स किया कितना है? 1,50,000 का ग्रॉस सेल्स, उसका 5% 7,500। फिर उसको डेल क्रेडर कमीशन भी मिलेगा 3%, तो 1,50,000 का 3% और मिलेगा उसको, यानी डायरेक्ट 8% कैलकुलेट कर सकते थे आप। कितना हो गया? तो टोटल 12,000 का कमीशन। तो डेबिट साइड में इधर आ जाएगा 12,000 भी। डेल क्रेडर कमीशन है, बैड डेब्ट्स का है, माइनस करेंगे पूरा आएगा। हाँ हाँ, उसका प्रॉफिट निकालना होगा। यदि कंसाइनी का नेट प्रॉफिट निकालना है तो कंसाइनी का नेट प्रॉफिट है 10,000। 12,000 का कमीशन मिला, 2,000 का बैड डेब्ट उसने बियर किया, तो उसका नेट इनकम है 10,000। अब सिंस देखो आगे क्या बोला। हाँ इसमें बताया है कि फर्दर डिस्काउंट मतलब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो और बाकी का सारा पेमेंट हो गए। तो अगर उसको मतलब डेलीवेटर से उसका एग्रीमेंट था तो फिर उसको बताने की जरूरत नहीं। बताना तो पड़ेगा ही, इंफॉर्मेशन तो सभी देना पड़ेगा ना। कल को इस साल डेल क्रेडर कमीशन है, अगले साल किसी और के साथ करने गए अपन और आइडिया ही नहीं उस मार्केट का, तो पता कैसे चलेगा? अरे भाई कंसाइनी भी तो रोएगा ना अगले साल एग्रीमेंट में, सर 5% से 8% से तो नहीं होगा सर, पिछले साल भी इतना पैसा डूब गया था, वो भी हम रिस्क बियर किया है। तो इस मार्केट में बहुत रिस्क है, आपका गुड सेल करने में बहुत रिस्क जाता है। या तो आप कोई दूसरा एजेंट देख लो, नहीं तो मेरा कमीशन इंक्रीज करो। तो लेकिन यदि कंसाइनी डिस्क्लोज ही नहीं करेगा तो कैसे होगा? आई बात समझ में? कंसाइनी को सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है। तो इस 2000 जो बैड डेब्ट्स हुआ है उसका कुछ करना है क्या? नहीं, उसका कुछ नहीं करेगा कंसाइनर। कंसाइनी अपने बुक्स में एंट्री करेगा, ये चीज क्लियर है। सेलिंग एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड कर लिया, एंड रेस्ट वाज कंसिडर्ड इरिकवरेबल and would be sending the check in a day or so for the amount due along with the account sale। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ पैसा का बैलेंस है उसके लिए वो चेक भेज देगा। फाइन। इधर उसने कुछ सेल किया तो आएगा बाई ब्रैकेट में सेल्स 1,50,000 लिखोगे तो गुड फॉर योर नॉलेज कि तुमको याद आ जाएगा तुमने सारा एंट्री लिखा या नहीं लिखा। इतना तक तो हो गया। उसके बाद और क्या था? क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा, जितना भेजा था उसने सारा का सारा सेल कर दिया। ठीक है, तो बी के अकाउंट में क्या क्या आएगा? टू कंसाइनमेंट इतना लिख लेना, उसका स्पेलिंग ही रोक दो। टू कंसाइनमेंट टू बी 1,50,000 लेना है उसको। किसने नहीं बोला? क्या क्या देना है उसको? कमीशन, क्लियरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इतना उसको अपने को पे करना है।
क्यों आएगा? कंसाइनर उसका अकाउंटिंग कुछ करेगा ही नहीं ना बैड डेब्ट्स का। कंसाइनर कुछ अकाउंटिंग नहीं करेगा फॉर बैड डेब्ट्स बिकॉज हियर द कमीशन गिवन बाय कंसाइनर टू कंसाइनिंग इज del creditor commission. So this bad debt is a loss for consignee, not consigner. Clear है यहाँ तक? अभी देखो यहाँ पे क्या बोला, ये सारा 31 दिसंबर को बी इन्फॉर्म कर रहा है, मतलब अकाउंट सेल्स उसने 31 दिसंबर को दिया। On 5th of January, A received the check for the amount due from B. यानी जिस दिन अकाउंट सेल मिला उस दिन तो बचा हुआ जो भी बैलेंस है उसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो बैलेंस सीडी रहेगा 31 दिसंबर को। बाय बैलेंस सीडी कितना पैसा लेना है हम लोग को कंसाइनी से? 1,33,000 लेना है एंड 31 दिसंबर तक का कहानी खत्म। 1st of January 12 हम लोग को उससे लेना है कितना? 1,33,000 लेना है और उसने क्या किया? 5th of January को एक चेक दिया हमें, राइट? एंड इसका कहानी खत्म हो गया। नहीं 31 डेट्स, हाँ फिर अलग अलग डालना होता डेट्स। हाँ कमीशन 10,000 क्यों देना है? तो 2,000 जो बेड डेब्ट हो गया वो तो कंसाइनी बियर करेगा, इट इज अ del creditor कमीशन। वो पूरा का पूरा कंसाइनी बियर करेगा। अभी तो थोड़ी देर पहले समझाया था, एग्जांपल दिया तो था 1,20,000। कंसाइनर के लिए तो कितना आउटफ्लो ऑफ एक्सपेंस है? 1 लाख। कंसाइनी का इनकम तो निकालना ही नहीं है ना तुम्हें। इफ कंसाइनी का इनकम तुमको कैलकुलेट करने बोलता क्वेश्चन, देन इट वुड हैव बीन 10,000 नेट। 12,000 का कमीशन मिला, 2,000 का डूबी गया उसका पैसा, तो 10,000 वुड हैव बीन is net income. फिगर्स वैसे है ना। हाँ तो बैंक अकाउंट में अपन क्या लिखेगा? टू बी अकाउंट 5th of January को किसमें? कहाँ पे? वो वाला नहीं है, वो प्योरली कंसाइनमेंट से। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ है वही बैंक अकाउंट में आएगा, सिर्फ वही बैंक अकाउंट में आएगा, सिर्फ ये ध्यान रखना। यहाँ तक हुआ ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं पता है? 5th of January को चेक मिला and incurred bank charges for ₹260 for collecting the check. The amount was credited by the bank on 9th of January 2020. तो 5th of January को हमने उसको बैंक में डाला होगा, ठीक है, एंड उसके बाद में बैंक ने हमारा चार्जेस डिडक्ट कर लिया। वो तो फ्यूचर चार्जेस है, जब वो हमें पे करेगा तब मेरा चार्जेस भी लगने वाला है। तो एक तरह से मेरे को जो एज ए कंसाइनर कंसाइनमेंट से जो इनकम हो रहा है, प्रैक्टिकली देखें अभी कितना इनकम निकल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट से। अपना प्रॉफिट निकालना, कैलकुलेटर में कंसाइनमेंट अकाउंट से प्रॉफिट निकालो। 1,50,000 माइनस 1 लाख माइनस 12,000 माइनस 17,000, 21,000 का प्रॉफिट आ रहा है।
फ्यूचर में जितना भी पैसा कंसाइनी मुझे भेजेगा उसमें से मेरा एक बैंक चार्जेस भी लगने वाला है। तो प्रैक्टिकली क्या आपने 21,000 अर्न किया है क्या? आपका बैंक चार्जेस भी तो लग गया फ्यूचर में, ठीक है? तो कंसाइनमेंट से नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? माइनस वो बैंक चार्जेस करके। क्या वो बैंक चार्जेस इनकर हो चुका है क्या? फ्यूचर में होगा। उसके लिए फ्यूचर का एक्सपेंसेस जो आज ही तुमको पता है, तो प्रूडेंस क्या बोलता है? प्रोविजन बना लो। तो अपन आज ही उसका क्या करेगा? प्रोविजन बना लेगा। टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस ब्रैकेट में बैंक चार्जेस कितना लगने वाला है? अब जो निकलेगा ये आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा 20740। देखो आपने कंसाइनमेंट में ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया। अब कंसाइनी जब आपको सेटलमेंट का चेक भेज रहे हैं ना, वो चेक जब आप बैंक में डिपॉजिट करोगे, बैंक आपसे 260 रुपीज का चार्जेस काट लेगा। तो प्रैक्टिकली मुझे तो नेट प्रॉफिट निकालना होता है ना कंसाइनमेंट से। तो ये खर्चा भी तो कंसाइनमेंट का वजह से ही लगा है। इफ आपका ये ट्रांजेक्शन नहीं होता तो ना तो चेक आता, ना बैंक आपसे चार्जेस डिडक्ट करता। तो ये एक्सपेंसेस भी कहाँ दिखाना चाहिए मुझे? कंसाइनमेंट अकाउंट में। इसीलिए हमने प्रोविजन बनाया उसके लिए। हाँ, फ्यूचर डेट पे होगा। और हम ये कंसाइनमेंट अकाउंट को 31 दिसंबर तक ही बना के छोड़ देगा ना, जिस दिन अकाउंट सेल आएगा उससे। उसके बाद में हो रहा है। हाँ, बैंक में कम होगा, उसका पोस्टिंग करेंगे अपन। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस में क्या आएगा? हम्म 31 दिसंबर को क्या शो करेगा? बाय कंसाइनमेंट टू बी 260 टू बैलेंस CD 260। फिर 1 जनवरी को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 260। एंड जब प्रैक्टिकली ये खर्चा हो जाएगा तो अपन क्या करेगा? एक्सपेंस प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रैक्टिकली कब होगा ये? 5 जनवरी, जिस दिन चेक डिपॉजिट करेगा अपन। 9 में तो बैंक में पैसा आएगा। चेक डिपॉजिट करते तो हम अपन अपना बुक्स में एंट्री कर लेते हैं। BRS में पढ़ा था ना, जिस दिन अपन चेक डिपॉजिट करता है उसी दिन तो अपने कैश बुक में एंट्री हो जाता है। तो हम लोग उसी दिन एंट्री कर लेगा तो बैंक चार्जेस बोल के।